Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class as you know हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट कवर करा था प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का एंड हमने स्टार्ट किए थे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट. उसके अंदर क्लास हमने ये डिस्कस किया था कि देयर आर बेसिकली 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट एंड हमने जो फर्स्ट मेथड था यानी कि जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस वो कंप्लीट कर लिया था. सो टुडे वी विल बिगिन विद ऑफर फॉर सेल. ठीक है क्लास, अंडर दिस मेथड जो सिक्योरिटीज होती है, पहले अब इसे सुनो उसके बाद हम इसे फ्लो चार्ट से समझेंगे. जो सिक्योरिटीज होती है वो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को सेल नहीं करती. आई एम नॉट सेइंग कि पब्लिक को सेल ही नहीं करती है, पब्लिक को सेल करती है बट इनडायरेक्टली. कंपनी खुद हेडेक में इन्वॉल्व नहीं होती कि वो खुद सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे. तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, कंपनी इंटरमीडियरीज को हायर करती है. इंटरमीडियरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर, उनको हायर करती है एंड कंपनी जो है वो ब्रोकर को एक एग्रीड प्राइस पे सिक्योरिटीज बेच देती है. कंपनी बेच देती है अपना एक एग्रीड प्राइस पे. अब वो ब्रोकर हैं जो आगे सिक्योरिटीज बेचते हैं एट अ हायर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट. यानी अब समझो इसमें 2 स्टेप्स हुए. पहला, कंपनी ने इंटरमीडियरीज को बेचा, देन इंटरमीडियरीज ने पब्लिक को बेचा. ठीक है क्लास, ये चीज समझ आई. अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में. ठीक है, ध्यान दीजिए सभी. यस क्लास, नाउ पे अटेंशन. क्लास इस मेथड के अंदर मैं फिर आपको कह रही हूँ, जो कंपनी है वो पब्लिक को सिक्योरिटीज डायरेक्टली सेल नहीं करती. कंपनी जो है वो इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी मतलब जो लाइक फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स, इशूइंग हाउसेज, यानी जो कंपनी की हेल्प करेंगी. कंपनी जो है पब्लिक को सिक्योरिटीज जो है वो सेल कर सके इजीली. तो इसके अंदर जो कंपनी है वो पब्लिक को डायरेक्टली सिक्योरिटीज नहीं देगी, इंटरमीडियरीज की हेल्प से देगी लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स. तो कंपनी ने किसको बेचा, ध्यान से समझो. कंपनी सिक्योरिटीज किसको सेल कर रही है, टू इंटरमीडियरीज. ठीक है, और वो भी एट एन एग्रीड प्राइस. कंपनी इन्हें दे रही है फिक्स एक एग्रीड प्राइस पे. ठीक है, कंपनी जो है एग्रीड प्राइस पे सिक्योरिटीज दे रही है इंटरमीडियरीज को. अब इंटरमीडियरी इन्हें रीसेल करेंगे टू द पब्लिक और वो भी एट अ हायर प्राइस. हायर प्राइस क्यों, तभी तो इन्हें प्रॉफिट होगा. फॉर एग्जाम्पल कंपनी इंटरमीडियरी को सेल कर रही है ₹10 पर शेयर. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. वही इंटरमीडियरी पब्लिक को सेल कर रही है एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर. तो इससे इंटरमीडियरी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट. तो इस मेथड के अंदर जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ. व्हेन द कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरी एंड व्हेन द इंटरमीडियरी इशू सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप. इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्लास दैट द कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज. कंपनी को कोई भी सिक्योरिटीज इशू करने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो फॉर्मेलिटीज है वो नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि वो सारी फॉर्मेलिटी कौन कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज. दिस थिंग क्लियर क्लास. तो ऑफर फॉर सेल को मैंने बहुत ज्यादा एक ही चीज को ट्वाइस थ्राइस रिपीट किया है ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड. यस क्लास, नेक्स्ट मेथड इज प्राइवेट प्लेसमेंट. क्लास अब आपको समझ आएगा कि मैंने ऑफर फॉर सेल मेथड पे इतना फोकस क्यों किया. क्योंकि जब आपको ऑफर फॉर सेल मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा तभी आप प्राइवेट प्लेसमेंट को समझ सकते हो. क्यों, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट 80% ऑफर फॉर सेल जैसा ही है. क्लास इस मेथड के अंदर द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इंटरमीडियरी एट अ फिक्स प्राइस. जो अभी हमने पढ़ा कि जो कंपनी है वो फिक्स प्राइस पे इंटरमीडियरी को सिक्योरिटी सेल करेगी. इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स, जो बिल्कुल अभी हमने ऑफर फॉर सेल में पढ़ा था. इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर, तो यहां तक तो सेम है. आगे नाउ द इंटरमीडियरीज वुड नॉट सेल इट टू द जनरल पब्लिक. ध्यान से देखो, ये इंटरमीडियरी जो ऑफर फॉर सेल में जनरल पब्लिक को सेल कर रहे थे शेयर्स, बस यहाँ पे फर्क आ गया कि जब कंपनी ने इंटरमीडियरीज को फिक्स प्राइस पे सिक्योरिटीज सेल करी तो जो इंटरमीडियरीज है they will not sell the securities to the general public. They will sell it to institutional investors and some selected clients. Institutional investors. Who are institutional investors? Institutional investors वो होते हैं क्लास
बेसिकली मैं बोलूँ तो बड़े इन्वेस्टर्स जो एक साथ काफी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पब्लिक होती है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन्स बड़े इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड क्लाइंट्स, या फिर कुछ जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, अगेन वही बात आ गई, जो एक साथ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको सिलेक्टेड क्लाइंट्स के बारे से लिखा हुआ, सिलेक्टेड क्लाइंट्स, लेकिन सिलेक्टेड क्लाइंट्स लाइक LIC, GIC, UTI, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक साथ बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट वर्ड पे जाओ, यानी जो कंपनी है वो इंटरमीडियरीज को एग्रीड प्राइस पे सेल कर रही है और इंटरमीडियरी पब्लिक को ना देते हुए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सेलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, सभी जनरल पब्लिक को नहीं, जो सेलेक्टेड क्लाइंट्स हैं उनको सिक्योरिटी सेल कर रही है। आप क्लास ध्यान से सुनो, इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पब्लिक इशू से ज्यादा जल्दी इसमें पैसा आता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक तो बहुत सारी है, लोग अप्लाई करेंगे, पैसा आएगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा 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 अमाउंट लगाएंगे। इसमें क्या है, सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, 10-12 क्लाइंट्स मिलके भी आपको एक साथ ज्यादा पैसा दे देंगे, तो वहां से पैसा जल्दी यानी क्विकली रेज होता है। पब्लिक में तो बहुत सारे लोग हैं, सब थोड़ा 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 अमाउंट आपको देंगे, तो इट विल टेक टाइम। तो अंडर दिस मेथड फंड्स आर रेज्ड मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्लास, जो प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड है ये एक कॉस्ट सेविंग मेथड, इसको हमेशा ध्यान रखना। फंड्स जल्दी रेज हो रहे हैं वो तो इसका एक बेनिफिट है। दूसरा, ये कॉस्ट सेविंग मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें कंपनी को ना तो अंडरराइटर को फीस देनी है, ना प्रोस्पेक्टस जो है वो लार्ज स्केल पे पब्लिश कराने की जरूरत है, तो पैसा बच जाता है। आपको अंडरराइटर फीस की जरूरत नहीं। अंडरराइटर्स मैंने आपको समझाए थे कि जब कंपनी के कोई सिक्योरिटीज ना खरीदे तो अंडरराइटर जो है वो शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, आपके उनसे जान पहचान है, वो आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद ही लेंगे। तो अंडर दिस मेथड, ये जो मेथड है कॉस्ट सेविंग मेथड है, बिकॉज कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ अंडरराइटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत बड़े लेवल पे आपको प्रोस्पेक्टस छपवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इसके दो बेनिफिट्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहली बात, funds are raised more quickly than a public issue, and secondly it is a cost saving method. Okay, now let's move to the next one. Yes class, now a very important method, right issue. यहाँ right का मतलब है हक, किसका हक और कैसा हक वो हम पढ़ते हैं। राइट इशू का मतलब है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनका हक बनता है। क्या हक बनता है उनका? उनका ये प्री एम्प्टिव राइट है, उनका ये क्लियर साफ सीधा हक है कि जब भी कंपनी न्यू शेयर्स इशू करेगी तो वो अपने पहले पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी वो शेयर्स। अगर पुराने शेयर होल्डर्स वो शेयर्स ले लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो शेयर्स नहीं लेना चाहते, तभी वो कंपनी वो शेयर्स आगे पब्लिक को ऑफर कर सकती है, लेकिन पहले वो किससे पूछेगी? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, क्योंकि ये उनका हक है, इट इज अ राइट। ठीक है, अब इसके पहले डेफिनेशन पढ़ो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट इशू? अंडर दिस मेथड कंपनी ऑफर्स द न्यू शेयर्स, ध्यान से सुनो क्लास, कंपनी ऑफर्स द न्यू शेयर्स किनको? टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। वो नए शेयर्स पहले किसको ऑफर करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। उस अकॉर्डिंग जिस प्रोपोर्शन में उनके पास पहले ऑलरेडी शेयर्स हैं, जिसके पास ज्यादा शेयर्स है उसे ज्यादा ऑफर करेंगे, जिसके पास कम है उसे कम ऑफर करेंगे। तो जिस रेशो में, जिस प्रोपोर्शन में आपके पास पहले से शेयर्स हैं, उस प्रोपोर्शन में कंपनी आपको न्यू शेयर्स इशू करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उन शेयर होल्डर्स का प्री एम्प्टिव राइट है। यूज दिस टर्म इन योर एग्जाम। ये उनका एक बहुत बड़ा हक है कि पहले उनसे पूछा जाएगा न्यू शेयर्स जब भी कंपनी इशू करेगी। ठीक है क्लास, राइट इशू इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज को न्यू शेयर्स इशू जब भी वो करेगी तो उसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स ऑफर करने हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब आगे देखो क्लास, इसके अंदर
ये मैंडेटरी तो है ही, लेकिन आपने देखा ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकता है? एग्जिस्टिंग कंपनी, क्योंकि न्यू कंपनी के पास तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे ही नहीं भाई। अगर कोई नई कंपनी है उसके पास कहाँ से पुराने शेयर होल्डर्स होंगे? तो यानी ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकती है? एग्जिस्टिंग कंपनीज। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब आगे देखो क्लास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा क्यों कंपनीज एक्ट में ये एक तरह से बनाया गया, क्यों इसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाया गया है कि जब भी न्यू शेयर्स इशू होंगे तो पहले पुराने शेयर होल्डर से पूछा जाएगा। क्लास देखो, अगर कंपनी पुराने शेयर होल्डर से ना पूछे और डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर कर दे तो न्यू शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। ऐसे तो जो पुराने शेयर होल्डर्स का कंट्रोल है कंपनी पे वो डाइल्यूट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? समझ पा रहे हो आप इस चीज को? अगर कंपनी पुराने शेयर होल्डर से नहीं पूछती और डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर देते, न्यू शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो ऐसे तो जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा। देखो कैसे, सपोज एक कंपनी है, उसके पहले से ही फॉर एग्जांपल 100 शेयर होल्डर्स है, ठीक है। अब कंपनी और न्यू शेयर्स इशू कर रही है और बिना इनसे पूछे उसने क्या करा? पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए। तो अब कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स और हो गए, तो 100 प्लस 100 कितने हो गए? 200 शेयर होल्डर्स। तो क्लास इन 100 शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल था कंपनी पे अब वो डाइल्यूट हो गया। क्यों डाइल्यूट हो गया? क्योंकि और 100 शेयर होल्डर्स आ गए। तो डिसीजन मेकिंग में जो इनका कंट्रोल था, जो कंपनी पे इनका कंट्रोल था, वो थोड़ा लाइट हो गया, वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, क्योंकि और लोग आ गए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और लोगों का कंट्रोल बढ़ गया। तो इसीलिए ये मैंडेटरी बनाया गया है कि अगर कंपनी डायरेक्टली न्यू शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे देगी तो पुराने शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। इसीलिए कंपनी न्यू शेयर्स इशू करने से पहले किनसे पूछती है, किनको ऑफर करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ताकि वो शेयर्स खरीद ले, तो जो उनका कंट्रोल है वो कम से कम डाइल्यूट हो। इज दैट क्लियर क्लास? तो इसी के लिए ये प्री एम्प्टिव राइट इशू जो है कंपल्सरी है फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। इट इज मैंडेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, नाउ let's move to the last method. Yes class, the last method is EIPOs. The full form is Electronic Initial Public Offer. class ये latest method है, ये एक new method है flotation in the primary market का। and class इस method के बारे में काफी सारे facts हैं, काफी सारी conditions हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। देखो, इट इज ए न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ ले, क्योंकि अब ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही होती हैं, तो ये मेथड जो है मोस्ट पॉपुलर मेथड बनता जा रहा है। ठीक है, थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब क्लास यहां से शुरू होती है कंडीशंस। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस हैं, अब ध्यान से एक एक कंडीशन को लर्न करते हुए चलो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर की क्या क्या कंडीशंस है। अंडर EIPO the issuing company enters into an agreement with stock exchange। ठीक है, किसके साथ एग्रीमेंट में आते हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ आना होता है कंपनी को। एंड हैज टू अपॉइंट सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, ब्रोकर भी कौन से? जो सेबी रजिस्टर्ड हो, टू एक्सेप्ट एप्लीकेशंस एंड प्लेस ऑर्डर्स विद द कंपनी। तो पहली कंडीशन समझ आई कि जो इशूइंग कंपनी होती है उसे एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट करना होता है। दूसरा, उसे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करना होता है टू एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फ्रॉम द पब्लिक एंड प्लेस ऑर्डर्स विद द कंपनी। यानी आप लोग जो है ऑर्डर किसको प्लेस करोगे? आप एप्लीकेशन किसको दोगे? ब्रोकर को, एंड ब्रोकर इन टर्न कंपनी के साथ ऑर्डर प्लेस करेगा। सेकंड, अ रजिस्ट्रार हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो अपॉइंटेड। ठीक है, यानी वो रजिस्ट्रार जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उसे अपॉइंट किया जाता है। ये कंडीशंस लर्न करो। अभी कंडीशंस और भी है, यहाँ मैंने पहले मेजर कंडीशंस लिखी है, इनको समझ लो कि एग्रीमेंट होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करना है, और एक रजिस्ट्रार जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है विद द स्टॉक एक्सचेंज, उसे अपॉइंट करना है। ओके, अब आगे और भी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज क्लास, द कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी has to apply for listing of its securities on any exchange other than the exchange through which company has offered its securities earlier। क्लास ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी कि कंपनी जब EIPO करेगी यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर करेगी,
तो उसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कर सकती है। बट एक बात का ध्यान रखना है, वो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज लिस्ट करे उस पे पहले कभी सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं होनी चाहिए थी। यानी कंपनी अपने सिक्योरिटीज को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है एक्सेप्ट वो स्टॉक एक्सचेंज जिसपे कंपनी ने पहले सिक्योरिटीज ऑफर करी हैं। ठीक है। The lead manager coordinates all the activities amongst intermediaries connected with the issue. ये आपको एक एक पर्सन का नाम याद रखना है कि जो लीड मैनेजर है वो सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी इशू से रिलेटेड है। ठीक है। तो क्लास ये इनिशियल पब्लिक ऑफर EIPOs की कंडीशन सबको ध्यान होनी चाहिए, सबके दिमाग में रहनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस है EIPOs की। ठीक है। तो क्लास आज हमने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक मेथड्स ऑफ फ्लोटेशंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, क्योंकि जो 4 मेथड रह गए थे हमारे रिमेनिंग, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड EIPOs, उसे आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद सेकेंडरी मार्केट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज में डाउट है क्लास, तो यू कैन लेट मी नो, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स।